धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस नंबर 7 दूसरा हिस्सा। तुमको क्या चाहिए? वो इसकी हरकत पर चौंकी थी। सांस रोके आफरीन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली। शहराब के जिस्म ने रोशनी के आगे आकर आफरीन पर अपना साया सा डाल दिया था और सूरत हाल किसी न किसी तरह कुछ अजीब सी लग रही थी। ताहम जब इसकी शहादत की उंगली बढ़ती हुई आफरीन के होंठों को छूने लगी तो माहौल रोमानवी सा हो गया। ठीक है, लेकिन ये किस बात का इशारा है? जब उसने उंगली को उसके होंठों पर रगड़ा तो आफरीन की डर से आंखें बंद हो गईं। इसे यूं दम सादे खड़ा देखकर शहराम की नजरें एकदम तंजिया अंदाज में चमक उठी। फिर उसने अपनी शहादत की उंगली इसकी आंखों के सामने लहराई। आफरीन ने बेख्तियार उसकी उंगली को देखा। नजर सबसे पहले उसके साफ सुथरे हाथ और नफासत से तराशे हुए नाखून वाली उंगली पर पड़ी। लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल नहीं समझी थी। बल्कि झपक झपक कर कंफ्यूज होकर देखा। फिर सर झुकाकर एकदम नरमी से उसकी उंगली पर अपने दांतों से काट लिया। शहराम का तो मानो जिस्म साकित ही रह गया। उसे लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में अजीब सी लकीर दौड़ गई थी। उसने स्याह आंखों से उसे घूर कर देखा, जिसमें बेयकीनी ही बेयकीनी नजर आ रही थी। वो वाकई में इससे ये तवक्को नहीं कर रहा था कि उसे काट लेगी। बेख्तियार दर्द से करा उठा। ये तुमने क्या कर रही है? क्या यही तो नहीं जो तुमने चाहा था? आफरीन ने उसकी उंगली दांतों के शिकंजे से निकालकर मासूमियत से आंखें पटपटाई थी। तुमने मेरे होंठों को छुआ और अपनी उंगली मेरे होंठों पर रगड़ी तो शहराम तो ये सुनकर लाजवाब ही हो गया। वो अभी तक इस लड़की के दिमाग को समझने में नाकाम रहा था। आखिर कैसे इसका दिमाग काम करता है? आफरीन, तुम्हारा दिमाग वाकई खराफाती है। वो झलभुन ही तो गया। शहराम वाकई में इससे लफ्जों की जंग में जीत नहीं सकता था। मैं तुम्हें अपनी उंगली पर लगी ये चिकनाई दिखाना चाह रहा था, क्योंकि तुमने खाने के बाद होंठ ठीक से साफ नहीं किए थे। शहराम ने उंगली उसकी आंखों के सामने की। अब की बारी आफरीन के शर्मिंदा होने की थी और वो वाकई भी सच में शर्मसार हुई थी। इतना कि कानों तरफ सुर्खी छा गई। बस नहीं चल रहा था वो कहीं पर जमीन खोद कर इसमें दफन हो जाए। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो हो चुका था तो बस हो चुका। इसके पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उल्टा इस पर इल्ज़ाम ही रख देती। तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तुम्हारी उँगली ही इतनी प्यारी है कि मैं अपने जज़्बात पर काबू न रख सकी। जब मैंने तुमको देखा, एक अदा से कहती वो इसे और आग लगा गई। शहराम ने अपनी दर्द से जलती उँगली यकदम इससे दूर की। इसकी बेशर्माना अल्फाज सुनकर फिर उसे शर्म से सुर्ख होता देखकर वो दिल में हँस दिया। वो जो ज़ाहिर करती थी, कहती उसके उलट थी। दोनों बातों में तफरीक वो अच्छी तरह करना सीख गया था। ये तुमने हाथ में क्या थामा हुआ है? आफरीन इसके पूछने पर काम गई, फिर सरगोशी की। तुम्हारे सूट हैं, माफ करना। मैंने इत्तेफाक से तुम्हारे सूट $1 मिलियन में खरीद डाले। शहराम की तेवरी ऐसे चढ़ गई जैसे उसने कभी इतने सस्ते कपड़े न पहने हों। आफरीन इसके तेवर देखकर दहल गई। डैम इट, ये इस बात पर यकीनन गुस्सा हुआ है। अगर ये इसे कीमत बहुत ज्यादा लगी तो? इसकी सोच के बरअक्स शहराम ने सूट देखते हुए हैरत से पूछा, ये दोनों सूट एक जैसे क्यों हैं? हैं? वो तवक्को के बरखिलाफ सुनकर दंग रह गई, क्योंकि ये महदूद स्टॉक था। इस किस्म के सूट पूरे मुल्क में सिर्फ 2 थे, सो मैंने दोनों ही खरीद लिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे ड्रेस कोई और शख्स भी पहने। आफरीन मक्खन लगाने लगी। एक अदा से उसे देखा। मेरी नज़र में तुम एक किस्म की दिलकश और खूबसूरत मर्द हो। मेरे ख्याल में ये रंग तुम्हारे लिए ज़बरदस्त है। मैं तुमको हमेशा इस तरह के सूट पहनते हुए ही देखना चाहती हूँ। ओह! माफ़ करना, मैं कुछ खुद गर्ज बन गई। अपनी बात ख़त्म करते हुए उसने चोर नज़रों से शहराम के तासुरात ज़रूर जांचे। उसने ये बात बखूबी नोट की थी कि शहराम मुसलसल होंठ घुमाते हुए उसे घूर रहा था। गुड जॉब, तुम्हारे मक्खन लगाने की महारत में बेहद बेहतरी आई है। शहराम ने अपना हाथ बढ़ाकर इसके गाल की हल्की सी चुटकी काटी। जब तुम मुस्तकबिल में डिज़ाइनर बनना छोड़ दोगी, तो फिर तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। तुम्हारे हर रोज़ के मक्खन लगाने से शायद मेरी रूहानी एबिलिटीज़ बढ़ जाएँ। क्या? तुम पागल तो नहीं हो? आफरीन ने आंखें फैलाते हुए कहा। भला मैं क्यों पागल होऊंगा?
शहराम ने उसे नासमझी से देखा। मैं तो परेशान हो रही थी, तुम्हें ये महंगा ना लगे? क्योंकि मैंने ये बात नोट की है, तुम अक्सर जो कपड़े पहनते हो वो ज्यादा महंगे नहीं होते। उसके तासुरात बदलते देखकर आफरीन ने जबरदस्ती मुस्कुराकर बात को संभाला। एक्चुअली इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं तुम्हारी किफायतशारी और कम आमदनी को जान गई हूँ ना, तभी तो तुम अच्छे लगते हो। आफरीन ने डरकर अपनी शर्मसारी को जबरदस्ती की मुस्कुराहट में ढाला कि कहीं इस बात पर इसकी मर्दाना खुददारी को ठेस ना पहुंच जाए। शहराम तो इसके अल्फाज की हेर फेर पर साकत ही रह गया। बेसाख्ता गर्दन झुकाकर अपने आम तौर पर पहने हुए कपड़ों को देखा जो बकौल आफरीन के सस्ते थे। इस वक्त शहराम की नजरों में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। ये अशराफिया तबका इस कदर सतही होता है क्या, जो कस्टमाइज्ड ब्रांड के मुतालिक इतना कम इल्म रखता है? जबकि हकीकत में इसके सारे कपड़े ही हर तरह से मुनफरिद थे। ऑर्डर पर खास तौर पर सिर्फ शहराम सूरी के लिए तैयार किए जाते थे। आफरीन इसकी बात पर बुरी तरह चौंक गई। इट्स ओके, तुम इस बात को फिर कभी जान जाओगी। मैं अभी छोटे से जहन में जोर मत दो। शहराम हमदर्दी और नरमी से इसका सर थपक थपा कर अपने कमरे में चला गया। आफरीन तो हैरान ही हैरान रह गई। इसका बिहेवियर सोचकर ही शॉक्ड थी। वैसे भी उसने इसकी गाल पर चुटकी क्यों मारी और इसके सर को क्यों थपका? शहराम के इस तरह के बर्ताव पर उसे अजीब तरह की खजालत महसूस हो रही थी। अगर दूसरों की आंख से देखा जाता तो वो इस वक्त एक लविंग कपल की तरह रह रहे थे। दूसरी सुबह शहराम सूरी आफरीन का लाया सिंगल ब्रेस्टेड ब्राउन जोड़ा पूरे एहतमाम से पहनकर गर्दन फखरिया उठाकर अपने कमरे से बाहर निकला था। जब वो तैयार शयार खुशबुओं के भभके उड़ाता आफरीन की नजरों की सद में आया तो आफरीन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो वाकई मिसमराइज हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले आफरीन उसे हर किस्म का लिबास पहने देख चुकी थी, लेकिन दिल की हालत कभी आज तक ऐसी नहीं हुई थी। कुछ ना समझ में आने वाले एहसासात ने आफरीन के दिलो ज़हन पर अचानक से हमला कर दिया था। शायद इसकी वजह ये थी कि ये लिबास वो खुद पसंद करके लाई थी और इस वक्त कुछ बौखलाहट और मीठी-मीठी चुभन जैसी मिली-जुली कैफियत का शिकार हो चली थी। इसे खुद भी अपने एहसासात पर हैरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई इसका सचमुच का शौहर हो। शहराम ने एक तिरछी नज़र उसके गुमसुम और हवास बाख्ता चेहरे पर डाली और धीरे-धीरे में लब भेंच कर मुस्कुराया। आफरीन के यूं टिक-टिकी बांध कर देखने उसका मूड फ्रेश कर दिया। आज से पहले वो ये समझता था कि नॉन कस्टमाइज्ड लिबास ब्रांड गैर आरामदा होता होगा, बनिस्बत इसके अपनी मर्जी के बने ब्रांडेड लिबास की। इसके बावजूद भी उसने इसीलिए पहन लिया क्योंकि ये आफरीन को पसंद आया था। बस न जाने क्यों वो ये बात खुद को समझा नहीं पाया था। जब वो घर से बाहर निकलने लगा तब इसके जहन में जैसे कुछ क्लिक हुआ। वो हैरानी से उसकी तरफ उल्टे कदमों मुड़ा। तुमने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे? नहीं, मैं तो तुम्हारे ही खरीदने में मसरूफ़ थी। अपने लिए वक़्त ही नहीं मिला। आफ़रीन के चेहरे पर एक प्यारा-सा रंग फैल गया। अपने खरीदे गए कपड़ों में उसे देखकर एक मीठी-मीठी सी दिल में चुभन होने लगी थी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम फ़ारिया के साथ रात का खाना खाने में ही मसरूफ़ थी। शहराम ने उसे बेतकल्लुफ़ी से बेनकाब करते हुए मीठा-सा तंज़ किया। तुम मेरे बारे में इस तरह क्यों सोचते हो? अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आफ़रीन ने बड़े दिल फेंक अंदाज़ में कहा। इसके दिलरुबा अंदाज पर शहराम को जगह लगा जैसे इसका गला टाइट हो गया है। उसने अपनी कमीज के अगले गले के 2 बटन खोले और कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो जाकर मेरे कार्ट से अपने लिए कपड़े ले आना। ये कपड़े तुम्हारे खाना पकाने और सफाई सुथराई की अवज़ बतौर मुआवजा अदा किए जाएंगे। बात खत्म करते ही बिना ये देखे ऑफिस के लिए निकल गया कि उसके बेरहमाना और संगीन अल्फाज पर किसी का दिल टुकड़ों में बट चुका है। जैसे ही हादी लॉ फर्म में दाखिल हुआ, वो शहराम सूरी का सूट देखकर दंग रह गया। उसने जल्दी से कहा, छोटे मालिक, आपका सूट? ये आफरीन ने कल सड़क से खरीदा था। शहराम ने संजीदा अंदाज में डॉक्यूमेंट्स की वर्करदानी करते लापरवाही से जवाब दिया। शीश जो ठीक उसी वक्त दरवाजे पर पहुंचा था, उसने शहराम के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। वाह भई वाह, कमाल हो गया। मतलब कि तुमने आज हकीकतन सड़क से खरीदा गया माल पहना हुआ है। इसके शौक लहजे पर शहराम ने एक सर्द नज़र इस पर डाली। एक लॉ फर्म के मालिक के तौर पर तुम हमेशा यहाँ आते ही घूमने फिरने लग जाते हो,
लगता है तुम बहुत ही कोई बेकार चीज़ हो। मैं बेकार नहीं हूँ, मैं तो एक दिन भी अगर तुमको न देखूँ, तो खौफ सा आता है। शीश ने शहराम के सूट की तरफ गुस्से से देखा। ये डीजी का महदूद एडिशन है। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ कस्टमाइज्ड ब्रांड कपड़े ही पहनते हो, लेकिन आज क्या इसकी वजह यह है कि ये भाभी आफरीन ने तुम्हारे लिए खरीदा है? शहराम ने एक डॉक्यूमेंट उठाकर उसके चेहरे पर फेंकी। इसके पतले होंठों से एक धार से गेट लॉस्ट का जुमला निकला। अच्छा अच्छा, पागल मत बनो, मैं यहाँ था तुमको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे दादा कल रात अपनी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुझ गरीब को इस फंक्शन में शरीक होने का एजाज बख्श दो। शीश ने सीज फायर करते इनविटेशन कार्ड निकालकर टेबल पर रखा। शहराम की भवें ताज्जुब से सिकुड़ गई। क्या यह इत्तेफाक था कि ताज़ा मेलबर्न में काफी तादाद में लोग अपनी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं? बाय द वे, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी साथी को साथ लेकर आओ। मेरे चचाजाद वैसे भी तुम पर सालों से फरिफ्ता हैं। दादा की भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी जोड़ी अपनी पोती के साथ सेट कर लें। इसकी वारने पर शहराम ने बेसाख्ता तजबजब में अपनी पेशानी खुजाई थी। वो साथी के तौर पर किसको लेकर जाए? क्या आफरीन? आने वाले 2 दिनों में आफरीन शहराम के साथ अपना रिश्ता कैसे बढ़ाना चाहिए, इस पर ही गौर करती रही। उसने तो शहराम की विदा को डिज़ाइन करने का भी सोच लिया था। हाँ, आज रात कैंडल लाइट डिनर कैसा रहेगा? आफरीन मुसलसल परेशानी से शहराम के मुतालिक ही सोची जा रही थी। इसकी सोच का महवर सिर्फ और सिर्फ शहराम सूरी की ज़ात थी। उसे ये भी भूल गया कि इस वक्त घर में नहीं बल्कि ऑफिस में बैठी है। इन्हीं सोचों के दरमियान शहराम ने उसे कॉल की। कहाँ हो तुम? शहराम की गंभीर आवाज़ रिसीवर से गूंजी थी। ऑफिस में हूँ। क्यों? वो दिल ही दिल में उसके हक से पूछने पर कुछ हैरान हुई। मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुमको 20 मिनट में पिक करने आ रहा हूँ। शहराम की मसरूफ आवाज़ आई। लेकिन क्यों? आफरीन ने अचंभे से पूछा। आज से पहले उसने ऐसी ऑफर बिल्कुल नहीं की थी, और आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस जैसे तंद मिजाज शख्स को, या बीवी की हैसियत से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान गया है? मे बी तुम मेरे साथ एक सालगिरह की तकरीब में चल रही हो, शहराम ने तहकुम से कहा। यहाँ इसे मौका मिल रहा था। आफरीन की आंखें कुछ सोचकर चमकने लगी, लेकिन फिर कुछ याद आते ही उनसे खफगी का रंग झलकने लगा। तुमने मेरी दादी की सालगिरह पर तो चलने से इनकार कर दिया था। अब मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो कोई मसला नहीं, मैं बहरहाल किसी और को लेकर जा सकता हूँ। शहराम ने इसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी थी, बल्कि सर्द अंदाज से कहकर लापरवाही से जैसे ही उसने अपना फोन काटना चाहा, आफरीन ने हार मानकर सूरत हाल को संभाला। रुको, मैं चलूंगी, मैं आ रही हूँ। क्योंकि मोहब्बत के मैदान में हमेशा वही शख्स हार जाता है जो पहले मोहब्बत करता है। तो मैं भी हार गई हूँ। मैं बदकिस्मती से अपना दिल मुकम्मल तुम्हारे आगे हार चुकी हूँ। कितने ज़हीन शख्स हो तुम कि मुझे झुका दिया है। ये कहकर उसने दूसरे हाथ से सामने पड़े कॉफी के मग से घूंट भरा। दिल ही दिल में अपनी एक्टिंग को दाद दी। वाह यार, कमाल की अदाकारा हो। कुछ सेकंड्स ऐसे ही गुजर गए। शहराम की इस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आफरीन ने उसकी खामोशी पर अचंभे से रिसीवर को घूरा। ठीक इसी वक्त शहराम की आवाज़ आई, जैसे वो दांत पर दांत जमाकर एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा हो। मेरा फ़ोन ब्लूटूथ के जरिए कार से मुंसलिक है और शीश इब्राहिम मेरे साथ बैठा है। ये सुनते ही आफरीन के मुंह से कॉफी का पिया हुआ घूंट एक फव्वारे की सूरत में बाहर निकला था और सीधा जाकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर नक्शो निगार बना दिए थे। इसके साथ ही शीश इब्राहिम की चहकती हुई आवाज़ आई। नॉट बैड भाभी, मैं बता नहीं सकता फ्लर्ट में कितनी अच्छी हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि शहराम, मैं आ रही हूँ। उसने हड़बड़ाकर एक झटके से कॉल काट दी। आफरीन तो जैसे शर्मिंदगी और सदमे से मरने जैसी हो गई। उफ! बेख्तियार गहरे-गहरे सांस लेती कुर्सी से टेक लगा गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। अपना सामान इकट्ठा करते हुए वो मुसलसल शर्मसारी से खुद को कोसने दिए जा रही थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो शहराम को अकेला समझकर वाकई फ्लर्ट में ही कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सका कि वो किसी के साथ भी तो हो सकता है। उफ उफ! उसने बेख्तियार अपने गाल पीटे और शर्मसार सी बैग उठाकर ऑफिस से बाहर आ गई। सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। इसी वक्त उसे फरिया के फोन आया था। क्या चल रहा है मेरी सोनी?
क्या तुमने रात गुज़ारी में ही मेरे कहे पर अमल किया? नहीं, इसने अभी मुझसे पूछा है कि मैं इसके साथ एक बर्थडे पार्टी में चल सकती हूँ। हो सकता है वहाँ पीने-पिलाने का शुगल हो और मुझे मौका मिल जाए। लेकिन एक बात है यार, वो जब ऐसी पार्टीज़ में जाता है तो कोई भी चीज़ नहीं पीता, मतलब पीने वाली चीज़ नहीं लेता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कामयाब हो सकूँगी। आफ़रीन ने जुमला जल्दी-जल्दी पूरा करते एक गहरी साँस ली। वो इतना तो जान गई थी कि शहराम बहुत सेंसिबल बंदा है। बर्थडे बैंक्वेट। फरिया एक लम्हा को तो हैरान रह गई। क्या ये शीश इब्राहिम के दादा हज़ूर की 80वीं सालगिरह है? फिर तो मैं भी साथ आ रही हूँ। मैं समझी। शहराम शीश इब्राहिम के साथ मौज मस्ती करेगा। आफरीन ने अंदाजा लगाया। ये तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं शहराम भाई के साथ कुछ लोगों को भी पीने के लिए जूस दूंगी और शहराम भाई के गिलास में नशावर चीज मिला दूंगी। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा तब फिर मेडिसिन। इसकी बात पर फरिया ने जोर से कहा। फिर शर्मिंदगी से अपने ही अल्फाज पर जबान दांतों तले दबा ली। एनीवे, मैं किसी भी तरह से शहराम भाई को तुम्हारे साथ रिलेशन पर मजबूर कर दूंगी ताकि तुम अय्यज की मामी बन सको। आफरीन ने फिजा में एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी। हर चीज़ ही अचानक से प्लान्ड हो गई थी, सो वो खुद को वाकई भी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। ताहा फरिया ने एक्साइटमेंट में सब कुछ तैयार करने में उसकी मदद करना शुरू कर दी थी। आफरीन सड़क पर बेचैनी से शहराम का इंतजार कर रही थी। डैम, क्या उसे कुछ तैयारी करना चाहिए थी? और ये बात कि उसे इस तरह की चीज़ों का तो कोई तजुर्बा ही ना था, ना ही कोई आइडिया। जब वो मदहोश हो जाएगा तब वो इसके साथ तन्हा किस तरह रह पाएगी? ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल। बीप-बीप। गाड़ी की तेज़ हॉर्न की गूंज ने उसकी सोचों में बुरी तरह खलक डाला था। वो जैसे नींद से जागी। दरहकीकत इसने अपनी सोचों में मुसलसल होते हॉर्न की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। शहराम सूरी रोड के साइड पे खड़ी इस औरत को तकने लगा जो कुछ चौंक कर उसके पीछे हुई थी, जैसे इससे पहले कहीं और मौजूद हो, और अब शर्मिंदा सी नजर आ रही थी और बेख्तियार खान की तेज आवाज पर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया था। शहराम को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ है जो वो रोड के एक तरफ खड़ी गुमसुम खड़ी थी। क्या उसने हान की आवाज नहीं सुनी? वो लाजवाब सा हुआ। शीश ने शरारत से उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। शान, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए किसी और जहान में खोई हुई थी। वो मुस्कुराया। बहरहाल, तुम आफरीन नहीं हो, इसलिए अपने अंदाजे अपने तक रखो तो बेहतर रहेगा। शहराम ने उसे सर्द निगाहों से घूरा, लेकिन खुद भी बेयकीन था। उसे आफरीन पर गुस्सा आ रहा था। क्या वह बहरी थी जो हान पर हान नहीं सुन सकी? ईमानदारी की बात है यार, मैं जितना भाभी को देखता हूँ ना, उतनी ही मुझे क्यूट लगती है। हकीकत में मैं भी इस शहर में रहता हूँ, लेकिन तुमने इससे पहले हासिल कर लिया। इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा कर पाता, शहराम ने बर्फ सी नजरों से उसे घूरा। शहराब ने उसे वार्न करते हुए कहा, अपने ख्यालात को अपने तक रखो शीश इब्राहिम। वो कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम बेवकूफ़ बनाने का सोचो। ये कहते ही उसे तंबीही नजरों से घूरता कार से उतर आया और आफरीन की तरफ कदम बढ़ा दिए। जिस तरह से वो अपने प्यार परेशान कुन ख्यालात से निवृत्त आसमां थी, उस हालत में उसका जहन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ और किस जगह पर और किस हालत में खड़ी है। उसे सब भूल गया था। कुछ पल के लिए उसका ज़हन बिल्कुल एक ही नुक्ता पर रुक सा गया, जैसे कोई ख़्यालात के दायरे में कैद हो जाए। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। वो बस खड़ी रह गई थी, साकत, जामद। जब भी उस पर किसी चीज़ का साया सा पड़ा, तेज़ धूप में जैसे अब्र छा जाता है, बिल्कुल इसी तरह। उसने बेख्तियार अपने चेहरे से हाथ हटाए, जब इसकी नज़रों की रसाई जाने-पहचाने मर्द से के नकोश तक पहुंची। वह बेख्तियार खौफज़दा सी होकर 2 कदम पीछे हुई। यकीनन वो हान की गूंज पर वक्ती तौर पर हवास खो बैठी थी। हवास पाकता सी वो अपना तवाज़ुन न संभाल पाई। वहीं पर उसकी ऊंची ऊंची हील ने दगा दी और बेख्तियार पीछे की जानिब लड़खड़ाई। ये देखकर वो तकरीबन गिर ही रही थी। शहराम ने बेख्तियार उसे हाथ बढ़ाया और उसे बाजू से थामकर खींचकर अपने बाजुओं के सहारे उसको पैरों पर वापस खड़ा कर दिया। इस तरह की सिचुएशन किसी और दिन होती तो आफरीन यकीनन नाक चढ़ाकर लापरवाही से आगे बढ़ जाती। लेकिन अभी जिस तरह से वो शहराम के मुतालिक सोच रही थी और शहराम ने जिस तरह से खींचा था, आफरीन के नाक की नोक उसके सीने से लग चुकी थी।
और वो खुद इसके बाजुओं के ही सहारे पर खड़ी थी। इतनी सी कुर्बत ने भी इसका चेहरा कानों की लो तक चुकंदर जैसा सुर्ख कर दिया था। क्या मैं इतना डरावना हूँ? शहराम ने अब्रू खींचकर उसे अचंभे से घूरा। नहीं, आफरीन ने बेसाख्ता शर्मिंदा होकर नफी में सर हिलाया। मैं बस अभी-अभी बाहर आई थी और तुम्हारे आने की इतनी जल्दी तवक्का नहीं थी। उसने जल्दी से इससे पीछे होकर हद कायम की। गाड़ी में बैठो। शहराम ने उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा। आफरीन ने रियलाइज किया कि उसका पैसेंजर सीट पर पहले से ही बैठा हुआ है। वो लब भींचकर पिछली सीट पर बैठ गई। शर्मसारी इतनी थी कि चेहरा शीश इब्राहिम की मौजूदगी की वजह से ऊपर नहीं उठ सका। सर झुकाए बैठी रही। हेलो भाभी, आप क्या सोच रही थी जो आपने गाड़ी के मुसलसल तेज हॉर्न भी नहीं सुने? शीश के होंठों पर शरारती सी शैतानी मुस्कुराहट उभरी थी। आपके तासुरात से तो यही लग रहा है कि आप शहराम के बारे में ही सोच रही थी। शीश ने बिल्कुल दुरुस्त तुक्का लगाया था। हाँ, मैं उनके बारे में ही सोच रही थी। आफरीन ने बिल्कुल इनकार नहीं किया, बल्कि लापरवाही से कदरे धीमे अंदाज में बोलकर यकदम सर झुका दिया। इसकी बात पर सामने बैठे हुए शहराम को अपनी खोपड़ी में जैसे मीठी-मीठी सी गुदगुदी हुई थी। उसने बेख्तियार नजरें उठाकर अकबी आईने में इस औरत को देखा, जिसका सर मुजरिम की तरह झुका हुआ था। इसके डार्क भूरे बालों की ओट से सुर्ख कानों की लोब नजर आ रही थी, जो उसे छूकर महसूस करने पर मायल कर रही थी। इसी लम्हे वो काफी दिलकश लगी थी और साथ ही उसकी हालत पर बेसाख्ता लब भेंचकर मुस्कुरा दिया था। वाह, क्या कहने! एक जोरदार आवाज के साथ कहकर शीश ने अपने सीने पर हाथ रखकर जैसे दिल को थामा था। फिर शहराम को मसनूई गुस्से से देखकर कहा, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि तुम दोनों साथ बहुत ही प्यारे लगते हो। इसके बरक्स मुझे अपने कंवारे होने पर बेइज्जती सी महसूस हो रही है। वैसे भी एक राज की बात बताता चलूं भाभी। वो गर्दन मोड़कर आफरीन की तरफ घूमा था। शहराम की शख्सियत बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि लगती है, और ना ही ये मिजाज का प्यारा बंदा है। इसकी ऐसी बहुत सी गंदी आदतें भी हैं जो आपको अभी तक मालूम नहीं होंगी। आपको आखिर इसमें क्या पसंद आया है? उधर अपने दिल की गहराई से वो शीश की बातों से मुकम्मल सहमत थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना मान सलामत रखा था। सरगोशी में ऐसे बोली जैसे सहरजदा सी हो गई। इन सब बातों के बावजूद भी मुझे इनसे प्यार हो गया है। मुझे इनकी कामयाबी खूबियां दिखती हैं और इनकी निस्बत मुझे बज़ाहिर शरीफ दिखाई देने वाले लोगों से इनसिक्योरिटी सी महसूस होती है। मैं सिर्फ शहराम की खूबियों की दिलदादा हूँ। धीमे लहजे में कहती वो शहराम को मुतासिर करने में लगी हुई थी। इसके लफाजे पर शहराम के होंठ सख्ती से आपस में बाहम पेवस्त हो गए। इस औरत को बिल्कुल भी बोलते हुए ये पता नहीं चलता था कि कोई गैर मर्द भी वहां पर मौजूद है। बहरहाल वो तन्हा नहीं थे। तीसरा फर्द मौजूद था, जो कि आफरीन के लिए कतन गैर था, जिसके सामने इस कदर बेशर्मी से अपने एहसासात बयान करना शहराम को सख्त कोफ्त में मुब्तला कर गया था। उसने नजर फेर कर शीश को तज्ब से देखा। शहराम के इस तरह देखने पर शीश को अजीब महसूस हुआ। अब्रू उचकाकर नासमझी से उसे देखा। मेरे ख्याल में मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, राइट? उसने मस्खरेपन से मुंह बनाया। इसके मस्खरेपन पर शहराम ने होंठ सिकोड़े और नफी में सर हिलाकर इग्नोर करके ध्यान ड्राइविंग पर लगाना ही बेहतर समझा। लेकिन आफरान जल्दी से बोल पड़ी। नहीं नहीं, आप तो बहुत ही हंसमुख से हैं शीश भाई। आपकी मौजूदगी मुझे रिलैक्स्ड फील करवा रही। वो जल्दबाजी में उल्टा बोल गई, जिस पर शहराम ने चौंक कर आईने से उसे घूरा तो वो दांतों तले लब दबा गई। तुम्हारी बात का मतलब है जब तुम मेरे साथ तन्हा होगी तो रिलैक्स्ड नहीं होती। शहराम को इसका जुमला हजम नहीं हो रहा था। आफरीन एकदम सीट पर सीधी होकर बैठी। क्या ऐसा हो नामुमकिन नहीं? क्या ऐसा होना मुमकिन नहीं? जब आप अपने पसंदीदा शख्स से मिलते हैं, तो आपको लगता है जैसे आपका दिल ज़ोर से धड़क रहा है और आप सच में बस हार गए हैं। वो फिर से बेतुकी हाँकने लगी। इसका इसकी बात पर शहराम का दिल किया कि अपना सर स्टीयरिंग से टकरा दे या इस आफरीन का। लेकिन इसकी स्टीयरिंग व्हील को बचाती तेजी से मुतहर्रिक उंगलियां उसकी अंदरूनी हालत की चुगली खा रहा था। जबकि दूसरी साइड पर बैठे शीश की हालत अफरीन की फ्लर्टी गुफ्तगू पर मुतासिर होने के साथ जेलसी भी हो रही थी। वो शहराम से जेलसी महसूस कर रहा था।
وہ کبھی اپنی زندگی میں ایسی لڑکی سے نہیں ملا تھا جو اپنی محبت کو لفظوں سے یوں اعلانیہ ظاہر کرے۔ آفرین بھی اب خاموش ہو کر اپنے سیل فون سے کھیلنے لگی تھی جب اچانک ہی فریہ نے اسے 2 ویڈیوز بھیجی۔ فریہ اکثر اسے مستی بھرے اور فنی ویڈیو کلپس شیئر کرتی تھی۔ آفرین اس وقت بھی ایسا ہی سمجھی کہ کوئی فنی ویڈیو کلپ ہوگی۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے سیدھا ویڈیو پر کلک کر دیا۔ اس سے پہلے کوئی وہ رد عمل دکھا دی، ایک زوردار آواز گونجی تھی جس نے کار کی خاموشی کی نہیں بلکہ آگے بیٹھے 2 مضبوط مردوں کے دل بھی لرزا دیے، کیونکہ ویڈیو اوپن ہوتے ہی ایک مسالہ دار سین ظاہر ہوا تھا۔ وہ تو دنگ رہ گئی۔ کاٹو تو جیسے لہو نہ ہو۔ اسے فریہ سے بالکل بھی ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ کام کر جلدی سے اس نے موبائل ہی بند کر دیا۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ جبکہ گاڑی پہلے سے ہی اس آواز کی وجہ سے رک گئی تھی، اب دونوں گردن موڑے اسے تعجب سے گھور رہے تھے۔ اس وقت آفرین کا دل شرمندگی سے ڈوب مرنے کو کر رہا تھا۔ یا کاش وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا سکتی۔ وہ لٹ اوہ لیٹ می ایکسپلین لیٹ می ایکسپلین پلیز۔ میں تو آن لائن ایک کتاب پڑھی تھی جب اچانک سے یہ ظاہر ہوئی۔ وہ ہچکچائی تھی۔ اس کی شرمندگی دیکھ کر شریش نے اپنی ناک کی نوک کھجائی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں بھی گھر میں چھپ کر ایسی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم دونوں کی ہابیز ملتی جلتی ہوں گی۔ اس پر آفرین تو اپنی جگہ پر دنگ رہ گئی۔ یہ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ اس کا مطلب وہ اسے تسلی بالکل نہیں دے رہا تھا۔ میں تمہیں پھر سے تنبیہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی گندی چیزیں دیکھنے سے پرہیز کرنا۔ شہرام نے اپنے سخت تاثرات پر بمشکل قابو پا کر اسے جھڑکا۔ شہرام کو رہ رہ کر شدید تاؤ آ رہا تھا جب اس کے ذہن میں یہ گھوما کہ کس طرح آفرین ویڈیوز میں موجود شرٹ لیس غیر مرد کو گھورے جا رہی تھی۔ کتنی بے شرم تھی۔ یہ بات اسے تپانے کو کافی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر جائے۔ کچھ دیر پہلے کے میٹھے میٹھے احساس پر گویا برف پڑ گئی تھی۔ یار کول ڈاؤن۔ اگر اسے دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھو تو یہ ایک طرح سے سیکھنے کا ذریعہ ہی ہے۔ شاید بھابھی یہ تمہارے اور اپنے رشتے کو بڑھانے کے لیے سیکھ رہی ہوں۔ شیش نے جیسے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے دلیل دی، ساتھ ہی آفرین کی گلٹ کو بھی مٹانا چاہا۔ اس کی بات پر آفرین نے جلدی جلدی گردن میں ہاں ہلائی، جیسے وہ بھی شیش ابراہیم کی بات پر اگری ہو۔ وہ شہرام کے غصے سے اندر ہی ڈر گئی تھی۔ ہمارے رشتے میں ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں شیش۔ اس کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ شہرام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود اس کا خفا خفا سا انداز اس کی اندرونی بے چینی کی عکاسی کر رہا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تب بھی وہ خود پر کنٹرول رکھنا جانتا تھا، جبکہ آفرین کی سوچ اس کے برعکس تھی۔ اس کے الفاظ نے سچ میں اس کا دل دکھایا تھا۔ وہ سوچ کر کہ وہ اس کی طرف ملتف نہیں ہے، وہ مایوسی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ کسی کو زبردستی خود سے باندھنے لگو تو وہ رسی چھڑا کر دور بھاگنے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو اگلے کو آزاد چھوڑ دیں۔ اگر نبھانا ہوگا تو مڑ کر آئے گا، نہیں تو پیٹ پھیر کر چلا جائے گا۔ آفرین کو بھی اپنے رشتے میں سپیس دینے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے سر پر تو بس جلد از جلد ایز کی مامی بننے کا بھوت سوار تھا۔ وہ ایسی نفیس باتیں کہاں سے سیکھتی؟ شیش آفرین کو ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ کس قدر بدقسمت اور غیر رومانٹک شخص تھا۔ وہ اس قدر پیاری رفیق حیات کے ہوتے ہوئے بھی اس سے بیزاری دکھا رہا تھا۔ کچھ لوگ اتنا خوبصورت اور وفادار جیون ساتھی واقعی بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ شہرام کو خاموشی سے دیکھی گیا جو بیزار سا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ آفرین نے سر اٹھا کر صرف یہ جاننا چاہا کہ وہ کہاں آئے ہیں۔ سامنے کی عمارت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، جہاں میلبورن کے مہنگے ترین میک اپ اسٹوڈیو کی عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ صرف ذاتی جان پہچان کے سبب ہی جا سکتے تھے، جہاں اپارٹمنٹ بھی 1 ماہ پہلے سے لینا پڑتا۔ تو شہرام سے یہاں کیوں لایا تھا؟ حالانکہ وہ اس سے پہلے کبھی اتفاقاً بھی نہیں آئی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ میک اپ اسٹوڈیو صرف اونچی کلاس کے لوگوں کے لیے ہی مختص ہے۔ عام آدمی بنا اپائنٹمنٹ کے نہیں جا سکتا۔ شہرام نے اس کی طرف گردن گھمائی۔ جاؤ، جا کے پہلے اپنا میک اپ کرواؤ، میں کچھ دیر بعد پک کر لوں گا، ابھی ایک اور جگہ جانا ہے۔ ہیں؟ آفرین تو دنگ رہ گئی۔ شانی، تم کو میلبورن آئے زیادہ وقت نہیں ہوا، اس لیے تم نہیں جانتے کہ یہ اسٹوڈیو عام آدمی کو بنا بکنگ کے اندر جانے نہیں دیتا، بھلا آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے 1 ماہ ایڈوانس اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔
वो मासूमियत से हाथ मिला कर बोली थी, शानी। शीश तो इस कदर प्यार से शहराम का नाम लेने पर अपना कहकहा न रोक सका। खिलखिलाकर हंस पड़ा, जिस पर शहराम ने दांत पीस कर उसे कत्ल कर देने वाली घूरी थी। इस पर एकदम से उसने अपने कहकहे का गला घोंटा और तासुरात संजीदा कर लिए। फिर जल्दी से तस्हीह की, हमको बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं भाभी। आप बेफिक्र होकर ऊपर चली जाए, मैंने बॉस को बता दिया है। ओह। आफरीन ने दिल ही दिल में मुतमईन होकर गहरी सांस ली। कोई शक नहीं था कि शीश इब्राहिम मेलबोरियन का मशहूर और अमीर शख्स था। लाजमन इसके इख्तियारात का दायरा वसी तो होना ही था। वो जैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, स्टूडियो की मालिका ने दरवाजे पर खुद इसका इस्तकबाल किया और इसे मुस्कुराकर साथ लेती मेकअप रूम में आई। उसे आफरीन का पर्सनली मेकअप करने का ऑर्डर था। 1 घंटे बाद शहराम वापस आ गया, लेकिन आफरीन की तैयारी अभी न मुकम्मल थी। तभी वो इंतजार करने के लिए वेटिंग एरिया में पड़े काउच पर बैठ गया। कुछ देर बाद ही वीआईपी रूम का दरवाजा खुला और आफरीन चलती हुई बाहर आई। आफरीन ने पैरों को छूता समंदरी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें नीचे तक हीरों से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। ना फ़कत लिबास काफ़ी चमकदार था, बल्कि उसने आफ़रीन की शख्सियत को भी निखार दिया था। इसके खूबसूरत चमकीले बाल लहरदार बनाकर आगे को फैलाए गए थे। वो इस वक़्त 90s की दहाई की खूबसूरत और दिलकश दोशीज़ा लग रही थी, जो इस 21वीं सदी में फ़िल्म के पर्दे से निकलकर ज़ाहिर हुई हो। शहराम बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसकी आँखें किसी अनजाने एहसास के तहत लो देने लगीं। वो काफ़ी वक़्त से उसकी खूबसूरती से अच्छी तरह आगाह था। ऊंचे तबकात की आम औरतों की तरह वो कभी किसी प्लास्टिक सर्जरी से नहीं गुजरी थी। इसका हुस्न बेदाग था। वो बिना मेकअप के भी इतनी ही खूबसूरत लगती थी जितनी कि मेकअप में। शानी, क्या मैं प्यारी लग रही हूँ? आफरीन ने उसकी नज़र की महवियत को नोट करके मासूमियत से आंखें पटपटाकर पूछा। वो इसके वाकई छक्के छुड़ा चुकी थी। शहराम ने लब भींचकर खुद पर काबू पाया, जबकि आफरीन के होंठ जीत जाने की खुशी से मुस्कुराहट में ढले थे। इस उम्मीद पर उसकी तरफ सहज-सहज कर कदम उठाने लगी कि हो सकता है वो इससे अब नज़र हटा ले। शहराम लब भैंचे खामोश खड़ा रहा, नज़र बिल्कुल भी नहीं हटाई। आफरीन इसकी नज़रों से शर्मा सी गई। उसने अदाए दिलबराना से उसके सीने पर हाथ रखा। क्या देख रहे हो शानी? उसकी धीमी और दिलफ्रेज आवाज़ से मुतासिर होकर शहराम का दिल किया उसे बाहों में खींचकर भर ले। करीब था कि वो ऐसा कर गुजरता, लेकिन खुशकिस्मती से उसने खुद पर काबू पा लिया। अपना लहजा सख्त बनाकर बोला, जाओ और बदल कर आओ। क्यों? आफरीन इसके बदल जाने पर सख्त परेशान हुई थी। ये लिबास बहुत भड़कीला है, मुझे ये पसंद नहीं आया है, बदल कर आओ। हुक्म सुनाता वो पलटा और उसके बाद फौरन नीचे चला गया। गुस्से में आफरीन ने महसूस किया कि उसके सर में जैसे एटम बम फट रहा हो। पहले इसकी नज़रों से उसने खुशफहम होकर ये तासुर लिया कि वो अब यकीनन उसकी तरफ मुल्तफ हो रहा है। लेकिन इसके पास मौजूद स्टूडियो की मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस आफरीन, मिस्टर सूरी आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आफरीन ने बेयकीनी से आंखें फैलाईं और स्टूडियो मैनेजर की तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी के साथ बेएतबारी का एहसास झलक रहा था। आपको पता है, एक मर्द वाकई में किसी औरत की परवाह तब करता है जब वो इस पर अपना हक़ मलकियत समझता हो। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसकी औरत ऐसा कोई इश्तियाल अंगेज़ लिबास पहने जिससे दूसरे मर्द मुतवज्जो हों। इसको इस तरह के लिबास में देखने का हक़ सिर्फ़ इसी का है, किसी गैर को नहीं। वो नहीं चाहेगा कि इसकी मलकियत में आई हुई औरत को दूसरी भी इस नज़र से देखे। इस तरह से देखने का हक़ सिर्फ़ उसका है। स्टूडियो मैनेजर ने मुस्कुराई। यहाँ बरसों से काम करने के बाद मैं लातादाद मर्दों से मिली हूँ, तभी मैं किरदार को अच्छी तरह जज कर सकती हूँ। इसकी बातें सुनकर आफरीन के दिल में उम्मीद का शोला सा भड़का था। क्या वाकई शहराम नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे इस तरह के भड़कते लिबास में देखें? ऐसा वाकई मुमकिन था? आफरीन की सोच बदली तो एक प्यारी सी दिल में गुदगुदी सी होने लगी। चेहरा मुसर्रत से चमकने लगा। फिर उसने एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत और पुरवकार पैरों को छूती हुई मैक्सी पहन ली, जिसने इसकी दूधिया रंगत पर रच कर निखार पैदा कर दिया। वो जच रही थी। परियों जैसा हुस्न रखने वाली आफरीन आज सफ़ेद लिबास में बिजलियाँ गिराने को तैयार थी। लेकिन इसे तो बस एक ही दिल को हराना था, एक ही शख्स को फ़तह करना था।
एक ही के दिल पर राज करना था। उसे बस उसकी परवाह थी। वो मैक्सी को धीरे से हाथ से उठाए बाहर आई। गैर मुतवक्के तौर पर शहराम सूरी सीढ़ियों की रेलिंग से टेक लगाए सिगरेट की कश पे कश लगाए जा रहा था। इसकी पेशानी पर तफक्कुरात के जाले थे और चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। आफरीन ने इससे पहले कभी उसे सिगरेट पीते नहीं देखा था, लेकिन ये अलग बात कि इसका सिगरेट पीना उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे ये भी उसकी खूबी लग रही थी। वो बेख्तियार अपनी सोचों से चौंकी। खूबी? तो क्या वो इससे वाकई में मोहब्बत कर बैठी है? उसे सच में दिल दे बैठी है? कोई किसी को इस कदर प्यारा तब ही लगता है जब आप उससे मोहब्बत करते हो। और मोहब्बत करने वालों की किसी की खूबियों या खामियों से मतलब नहीं होता। मोहब्बत इन सब चीज़ों से मावरा होती है। मोहब्बत को बस वो एक शख्स ही चाहिए होता है। वही एक शख्स जो उसकी पूरी ज़िंदगी बन चुका होता है, जिससे रूह का रिश्ता बंध चुका होता है, जिसको देखकर बस साँस की रिदम चलती है। वही एक शख्स। वो आहिस्ता-आहिस्ता मैक्सी उठाती खुद को उलझकर गिरने से बचाती उसके पास आई थी। "शार्मी, क्या ये ड्रेस ठीक है?" धीरे से उसकी आस्तीन खींची। शहराम बेइख्तियार इसकी रसीली आवाज़ में मुड़ा। सिगरेट इसकी उँगलियों से गिर गया। नज़रों का इर्तिकाज़ इसका मुकम्मल वजूद था। निगाहें चेहरे के खूबसूरत नकोर से होती हुई उसके सफ़ेद परियों जैसे लिबास में अटक गईं, थम गईं। वो इससे पहले से ज़्यादा हसीन लगी। ये लिबास इस पर पहले से ज़्यादा सज रहा था। शहराम का दिल खूबसूरत एहसास से भर गया। वहीं अब इसे बाहर लाने पर अफ़सोस होने लगा। अब इसका दिल चाह रहा था उसे सारी दुनिया से छुपा कर रख ले। चलो। शहराम ने सिगरेट की डिब्बी वापस पैंट की जेब में डाली और सीढ़ियाँ उतरने लगा। पीछे से अपना ड्रेस उँगलियों में उठाती आफरीन ने भी उसके कदम से कदम मिलाए। शहराम ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर उसको ड्रेस पकड़ते चलते देखा, जो उलझने से बचने के लिए कुछ परेशान सी थी। वो करीब आया और बिना इसके समझने से पहले दोनों बाजुओं में उठा लिया। आफरीन तो धकसी रह गई। ये उसकी तवक्को से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। वो लाशौरी तौर पर इसकी गर्दन में बाजू डाल गई। नज़रें इसकी खूबसूरत शेव्ड ठोड़ी पर जम गईं। वो उसकी खूबसूरती देखकर बिन पिए ही बहक रही थी। शर्म की डाली से उसके रुखसार दहक उठे थे। शहराम ने ये मंजर दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराता उसे यूं ही उठाए सीढ़ियां उतरने लगा। तुमने मुझे वो एक्वा ड्रेस क्यों नहीं पहनने दिया? यूं ही इसके बाजू में आफरीन ने अदा से कहा। इसलिए कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं वो भड़कीला लिबास पहन लूं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें मेरा ख्याल है। धीमे लहजे में मानसा था। एक उम्मीद सी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक जामद खामोशी सी तारी हो गई थी। शहराम ने अपना सर झुकाकर अपनी गहरी आंखें इसकी चमकती आंखों में झांका और सिर्फ हौले से मुस्कुराया। तुम दिन में बिन पिए ही बह गई हो क्या? हम्म? आफरीन ने दांतों तले जबान दाब ली। शायद वो इसे देखकर वाकई में बहक गई थी। सीढ़ियां उतरकर वो सीधा इसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा गया। इन सब बातों के बावजूद तकनीकी तौर पर तुम मेरी बीवी हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम ऐसा बेहयाई वाला लिबास पहनकर मेरा लोगों में मजाक बनवाओ। उसने तन से मुस्कुराते हुए देखा। इसके जुमलों पर आफरीन के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर के पहले के एहसासात पर बर्फ पड़ गई थी। चेहरे की चमक मांद पड़ गई। इसका दिल बिल्कुल नहीं चाहा कि इस बात पर उससे बहस करे। वो खामोश रह गई।